स्वागत है आज आपके एग्ज़ाम के लिए नीति आयोग और ये सबसे 15-20 मिनट में आपने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है आज बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है आयोग को कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो अगर क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में नीति आयोग से संबंधित तो नीति आयोग पहले 1950 में क्या बोला जाता था, इनको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, योजना आयोग। इसके बाद 1950 में योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 2014 में इनका जो है 14 में ये ख़त्म हो गए। इसके बाद 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के नाम से ये जाने गए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनके अध्यक्ष पीएम होते हैं और उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त होते हैं। संचालक इसके कौन होते हैं, सीएम और उपराज्यपाल, जो केंद्र शासित प्रदेश उसके उपराज्यपाल होते हैं। इसके जो है उसमें क्या क्या आते हैं, इसमें क्षेत्रीय परिषद के लोग भी आते हैं, पूर्वकालिक सदस्य जो होते हैं पहले वाले वो भी आते हैं, अंशकालिक सदस्य इसमें 2 होते हैं जो किसी कॉलेज के क्या होते हैं संबंधित प्रोफेसर वगैरह रहते हैं। पदेन सदस्य 4 होते हैं, वो चारों कौन, केंद्रीय मंत्री परिषद होते हैं। इसके अलावा पदेन सदस्य 4 होते हैं, वो चारों क्या केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। सीईओ इसका एक होता है जो भारत सचिव के जैसा होता है, भारत सचिव के तुलनात्मक होता है, ठीक है। ये पीएम द्वारा नियुक्त होते हैं और इसका एक सचिवालय होता है। तो ये जो हमारा यो नीति आयोग के ये सदस्य हैं। अब नीति आयोग के जो 7 स्तंभ होते हैं ये ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में। तो 7 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 स्तंभ यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं। तो 7 स्तंभ में हो गया यहाँ पे अनुकूल लोग होने चाहिए, जिसमें सामाजिक होना चाहिए, लोगों को थोड़ा गतिविधि जो अनुकूल होना चाहिए, नागरिकों की आवश्यकता इसमें है। भागीदारी जो है इसमें नागरिकों का समावेश होना चाहिए। अधिकारिता में महिलाओं का समावेश होना चाहिए। समावेश में एसटी एससी ओबीसी सबका समावेश। समानता में युवाओं के लिए अवसर होना चाहिए समान। पारदर्शिता में सरकार की स्पष्टता और उत्तरदायित्व। ये जो है 7 स्तंभ का मतलब ये 7 जो है इनको उस तरह से काम करना है कि 7 तरह के फायदे हो, ठीक है। सामाजिक होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बात है कि काम क्या क्या है, तो शैक्षिक नीति यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे शिक्षा उच्छा को बढ़ाना है, विकास एजेंडा को बढ़ाना है, अत्याधुनिक संसाधन केंद्र, राज्यों के सक्रिय भागीदारी, राष्ट्र निर्माण इत्यादि करना है। इसके अलावा जो है ग्राम तंत्र को मजबूत करना है, ठीक है ना, और विशेष वर्गों पर ध्यान देना है। यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ छूटा है, विशेष वर्गों पर ध्यान, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है आर्थिक सुरक्षा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ग्राम योजनाओं का निष्पादन, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो है और ये लिख सकते हैं दीर्घकालिक नीतियों का, ठीक है। तो ये इस तरह से 10 काम है, शैक्षणिक नीति, विकास एजेंडा, अत्याधुनिक संसाधन के लिए ये सब का बनाना, राष्ट्र निर्माण। अब बात करते हैं इसके बाद यूपीएससी का। यूपीएससी क्या है, ये 1919 में ली आयोग द्वारा जो है, ये ली आयोग ने इसको बनाया था, समर्थन दिया था। 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी और 1937 में इसका नेम चेंज करके यूपीएससी किया गया। ये आर्टिकल 315 में इसको 3 तरह से इसको बांटा गया। जो सेवा जो है संघ के लिए, स्टेट के लिए सेवा, ठीक है, और 2 स्टेट या उससे ज़्यादा स्टेट के लिए सेवा आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 316 में क्या है, इसके अध्यक्ष होंगे और इसके 10 सदस्य होंगे, जो 4 से 10 सदस्य, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा कि 6 से 10 सदस्य, ठीक है। यहाँ पे 6 से 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। और इसके हाफ जो होंगे उसको एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्या करेंगे, तो ये सलाह देंगे सिविल सेवा भर्ती में, नियुक्ति में, पदोन्नति, स्थानांतरण में, अनुशासन मामले जो होंगे यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है। और संचित निधि में जो पैसा, जो फंड वगैरह ट्रांसफ़र हुआ है उससे रिलेटेड। इसके अलावा जो है जो संचित निधि में जो फंड का जो इधर उधर होता है, गमन होता है, उसके लिए खर्च वर्च होता है, उसके लिए ये सलाह और इसमें जांच वगैरह कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत सरकार में सिविल हैसियत से सेवारत रह चुके व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा दावा जिसमें कर्तव्य के निष्पादन में किए गए कार्य के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई से अपने बचाव के पक्ष में के खर्च, मान लो कुछ पे केस हो गया भाई, खर्च हो गया भाई, हमको केस लड़ना है, तो उसके लिए खर्च कहाँ से होगा, संचित निधि से होगा। तो उसके लिए धनराशि की जो मांग की गई है। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति से जो है 5वां यहाँ पे लिख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया कार्य, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कार्य, ठीक है। ये लगभग सब में होता है कि राष्ट्रपति जो काम देंगे भाई हर आयोग को करना पड़ेगा। इसका कार्य विस्तार कर सकते हैं कौन, संसद के द्वारा जो है अधिकार संसद को है।
इसके अलावा ST SC OBC जो है इसमें संबंधित जो है ये अधिकार इसको मिला हुआ है कि आप इसके जो अधिनियम है मामले जो है निपटा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है राष्ट्रपति का तो कॉमन ही है कि राष्ट्रपति जो काम देंगे वो करना पड़ेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति का काम निपटाना पड़ेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन है, 324 से 329 इसकी आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल 324 से 29। 1989 में एक कानून आया था जिसमें सभी दलों को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराना पड़ता था। इसका क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसके नीचे 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इनका वेतन जो होता है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के समान होता है और सचिवालय जो इसका नई दिल्ली में स्थित है। राज्य स्तर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS होते हैं इसके राज्य स्तर पे, और जिला इसके नीचे होते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला न्यायाधीश बनते हैं। इसका कार्य क्या है भाई, तो पहले तो इलेक्शन एकदम अच्छे से कराना, निष्पक्ष कराना है, मतदाता सूची निर्माण करना है, आचार संहिता बनाना है, मतलब लागू करना है इलेक्शन से पहले। हर 2 साल में राज्यसभा का इलेक्शन कराना है, क्योंकि आपको पता है कि 1/3 जो लोग रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चुनाव करने के लिए मैन पावर चाहिए भाई, ठीक है, उसका इंतजाम करना है। पार्टी से राष्ट्रीय मान्यता देना है, पार्टी को रास्ते, जैसे अभी जो है इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी। प्रतीक चिन्ह उनको देना है। व्यय सीमा तय करना है, ठीक है, व्यय सीमा कितना होगा। रुझान पे प्रतिबंध, रुझान जो होगा उस पर प्रतिबंध लगाएगा कि भाई नहीं पहले देना है। नेताओं पर भी प्रतिबंध लगाना, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक है। आप इसमें जो है मांग सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालयों के लिए भी चुनाव कराता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव कराना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और इसके अलावा जो है लगभग ये 11 पॉइंट है, हमने 10 पॉइंट लिखा है इसको छोड़ करके, ठीक है। अब आधुनिकीकरण की दिशा में जो है क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कि 30 दिनों के भीतर आपने आय व्यय का विवरण देना है। इसके अलावा EVM का जो है चुनाव प्रक्रिया में 1982 में पहली बार EVM जो लाया गया था केरल में, उसके बाद से जो है सफल परीक्षण के बाद 2015 में सभी विधानसभाओं में भी दिया गया। 2015 1982 पहले आया, फिर ठीक है पहला बार यूज हुआ, फिर उसके बाद 2015 में सब जगह यूज हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम केरल में, ठीक है, केरल में। और इसके अलावा देखिएगा चुनावी धोखाधड़ी में 1993 में मतदान चालू किए गए फोटो पत्र के साथ, ठीक है। और 2004 में चुनाव के बाद ये हो गया। चुनाव के सटीक जानकारी के प्रबंधन प्रशासन जो देने के लिए 1998 में वेबसाइट भी प्रारंभ की 28 फरवरी को, ठीक है। ये विकलांगता वाला ये सब जो है ये सब है। 1998 में ही मतदाता सूची कंप्यूटर कर दिया गया। और मतदाता शिक्षा एवं AIVIP जिसे चुनाव आयोग का एक कार्यक्रम होता है जिसमें सबको प्रशिक्षित कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, मतदाता जागरूकता प्रयास ये सब किया जाए। 14 में 8 लोकसभा में वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल VVPAT का, ठीक है ना, ये बहुत क्या होगा कि वोट देते हैं तो VVPAT में दिखता है हमको किसको वोट दिए। नागालैंड में हुआ 2013 में, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा है वो एक देख सकते हैं कि नहीं दिया गया उस पार्टी को, ये चेक कर सकते हैं, इससे पर्ची निकलती है, ठीक है, VVPAT में। इसके अलावा दूसरी ओर राजनीतिक अधिकारियों के बीच जो है सुदृढ़ व्यवस्थित ढांचा तैयार करना है चुनाव आयोग को। 2014 में इन्होंने नोटा बटन जोड़ा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा चुनाव आयोग का। इसके बाद बात करते हैं वित्त आयोग का। वित्त आयोग का आर्टिकल कितना है 280। इसके अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। ये 1951 में धारा 3 के तहत इनकी योग्यता क्या है कि इनको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, प्रशासनिक होना चाहिए और शास्त्र के विशेषज्ञता हो, ठीक है। तो अर्थशास्त्र और फाइनेंस दोनों को, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस दोनों की जानकारी हो, ठीक है। इनका कार्य क्या है भाई, टैक्स इनकम सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में बंटवारा अच्छे से करना है, जिसका जितना परसेंटेज शेयर के बेसिस पे, ठीक है ना, जो जितना टैक्स देंगे उनको उतना ही मिलेगा वापस, ठीक है, परसेंटेज शेयर के बेसिस पे। राज्यों को अनुदान भी दिया जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे, ठीक है, सहायक अनुदान उसमें से राज्य को दिए जाने वाले धन संचालन होना चाहिए। पंचायतों नगर पालिकाओं को जो संसाधन चाहिए उसको समेकित निधि को बढ़ाते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा जो है धारा 278 और 306 में सेंटर और स्टेट के बीच क्या होना चाहिए, समझौता, ठीक है ना, समझौता जो है ये कराते हैं, ठीक है। और समझौता के शर्तों और नियंत्रणों का संशोधन करते हैं। और इसके अलावा जो है जनगणना आंकड़ों का उपयोग करते हैं
कि किस स्टेट में कितना जो है जनगणना है, उसके हिसाब से वो पैसा का बंटवारा करते हैं। इसके अलावा बजट स्टेट गवर्नमेंट से मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, भाई हमको बजट दो, उसी हिसाब से क्या करेंगे जो। और राष्ट्रपति वाला तो हर जगह जो है कॉमन रहता है। अब बात करते हैं 15वां वित्त आयोग। 27 नवंबर 2017 को गठन हुआ था इसका, और 1 अप्रैल 2020 से आरंभ हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन होंगे 15वें वित्त आयोग के? NK सिंह हैं अभी वर्तमान में। अब बात करते हैं ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। किसके आधार पे? 57 कमेटी जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट पे। इसके अध्यक्ष 2003 में बनाए गए। कौन? 2003 से इसके सदस्यों को चुना गया, अध्यक्ष और 2 आयुक्त। ठीक है, ये सदस्य होते हैं अध्यक्ष के नीचे। तो राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं। समिति के रेफरेंस पे चुने जाते हैं PM, अपोजिशन और होम मिनिस्टर। इसके समिति में 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर CBC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सब CBI जो है कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आता है। तो इसको चुनते कौन है? PM, अपोजिशन लीडर और होम मिनिस्टर। ठीक है, 3 लोग मिलकर के। ये लागू कब हुआ? अप्रैल 2004 से, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए। कार्यकाल 4 वर्ष या 65। ठीक है ना। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद कोई भी लाभ का पद नहीं धारण कर सकते, कोई भी सरकारी गैर सरकारी। ठीक है, गैर सरकारी कर सकते, कोई भी सरकारी पद नहीं धारण कर सकते। ठीक है, कार्य इसका क्या है? दिल्ली पुलिस स्थापन में CBI का अधीक्षण विशेष करते हैं। ये CBI को निर्देश देते हैं, गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया संदर्भ की जांच करते हैं, जो भी कंप्लेन हो भ्रष्टाचार से रिलेटेड। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का ये पालन करवाते हैं। CVC जो भी है पदाधिकारी की जाँच कर सकते हैं, आवेदन के अवलोकन कर सकते हैं, जो भी। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ में कॉमन होगा। यहाँ पे बगल में देख रहे होंगे कि इसको कैसे पद से हटा सकते हैं। तो कोई भी होगा, अगर दिवालिया घोषित हो गया हो, नैतिक चरित्रहीन हो गया, कार्य क्षेत्र से बाहर लाभ का पद होगा, मानसिक सर्विसिंग करने के राष्ट्रपति की दृष्टि में असमर्थ हो, आर्थिक लाभ का पद ग्रहण करता हो, आयुक्त को दुराचार अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे किसी में भाग ले लेता है लाभ में या कार्य में, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है, वेतन भत्ते व सेवा शर्त। ठीक है, तो इसका जो भी है क्या है, इसका वेतन भत्ते सेम जो है UPSC की जो सदस्य हैं, सतर्कता आयुक्त को वेतन है, और इसका UPSC का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का जो वेतन होगा वही इनका भी वेतन है। ठीक है, तो सबका वेतन भत्ते लगभग सेम ही है ऊपर वाले लेवल का। अब इसका कार्य क्या क्या है? ठीक है, तो कार्य हम लोग देख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब है प्रशासनिक सुधार आयोग। तो प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो 2 तरह के प्रशासनिक सुधार आयोग है, ये बहुत पूछता है। ठीक है ना। तो ये जो है 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे अध्यक्ष। और उसके बाद दूसरा जो आया था, पहला ये था, दूसरा ये था। ठीक है, तो ये 2005 में आया था। पहला सार्वजनिक प्रशासन में सरकार की सामाजिक आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने और विकास के सामाजिक आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने का था। समग्र सरकारी मशीनरी का, इसका मतलब क्या था? ये पूरा कहानी का मतलब क्या है कि जो सरकारी मशीनरी है ना, उसको भाई पुनर्गठन करो। मतलब बढ़िया बढ़िया कैसे अगर कर सकता है कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए सुझाव दिया था। तो 20 क्षेत्र में रिपोर्ट दी है। ये क्षेत्र याद रखना है, क्योंकि इसमें से आप 12-13 भी लिख दोगे काम चलेगा। तो पहला, नागरिकों की शिकायत का निवारण कहाँ हो जाए? बहुत कंप्लेन आ रहा है। योजनाओं के लिए मशीनरी निकालना है, और योजनाओं के लिए मशीनरी अंतिम रूप से कैसे उसको करना है वो भी करना है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है। ठीक है, यानी जो आपका जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, ठीक है, यहाँ पे PSU है। ठीक है ना, PSU का बनाना है इसमें। ये कब आया था? ये आया था आपका 1966 में। ठीक है, उसके बाद से ही बहुत सारा PSU देखिए होगा, बना होगा। वित्त लेखा, लोक लेखा परीक्षण है, आर्थिक प्रशासन है, कैसे आर्थिक प्रशासन करना है, मशीनरी एवं कार्य प्रक्रिया, जीवन बीमा प्रशासन, सेंट्रल प्रत्यक्ष कर प्रशासन, NIF जो नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रशासन कैसे करना है, फ्रंटियर जो है। इसके अलावा वित्तीय शक्तियों का प्रयोजन, केंद्र राज्य से संबंध, राज्य प्रशासन, लघु स्तर सेक्टर, जो रेल बेस जो बनाना है वो है, कोषागार है, RBI है, डाक तार और वैज्ञानिक विभाग। ये 20 विभाग है। इसमें से 580 सुझाव दिए गए थे, जिसमें 80% क्या हो गया? स्वीकार कर लिया गया। अब बात करते हैं 2005 का दूसरा प्रशासनिक सुधार। इसमें 15 रिपोर्ट दिए गए थे। 30 मार्च 2007 को गठन हुआ था। तो सूचना का अधिकार इसमें सबसे पहला था, RTI वाला। ठीक है, और इसके अलावा मानव पूंजी का जो नरेगा जो योजना था, उसके संकट प्रबंधन, शासन में नैतिकता कैसे लाया जाए, लोक व्यवस्था कैसे सही किया जाए, स्थानीय शासन, संघर्ष के लिए क्षमता निर्माण, आतंकवाद का मुकाबला, सामाजिक पूंजी, कार्मिक प्रशासन का नवीकरण, और गवर्नमेंट को बढ़ाना, गवर्नेंस को, नागरिक केंद्रस्थ और प्रशासन कैसे करना है,
ठीक है, जिसमें सिटीजन सेंट्रलाइज्ड हो, भारतीय सरकार की संगठनात्मक संरचना कैसे की जाए और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत कैसे बनाए, और लास्ट है राज्य और जिला प्रशासन कैसे बढ़िया किया जाए। इसके अलावा बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागरिक समाज संगठन। ठीक है, तो ये नागरिक समाज संगठन की बात करें तो ये पहला वर्ड कौन यूज किए थे, तो अरस्तु यूज किए थे, सीएसओ का। ठीक है, नागरिक समाज संगठन। और इसके अलावा जो है थॉमस पाइन और जॉर्ज हेगल ने इसकी क्या बताई थी, पहली परिभाषा बताई थी कि नागरिक की इच्छा के अनुरूप, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, कि जो थॉमस पाइन जॉर्ज हेगल भी इसके अनुसार नागरिक ऐसा क्षेत्र हुआ करता था जहाँ नागरिकों की नीचे इच्छाओं के अनुसार जुड़ते थे। ठीक है, कि भाई हमको इच्छा है आपसे जुड़ने की, जुड़ गए। हॉबर रुडोल्फ क्या है, सभ्य समाज है, जिसमें यहाँ पे हॉबर रुडोल्फ ने क्या कहा कि सभ्य सामाजिक है, गैर नागरिक सशक्तिकरण जीवन राज्य के साथ भी सम्मिलित करता है। बहुत लंबा चौड़ा है, इन्होंने ऐसे आप समझ सकते हैं कि नागरिक का सशक्तिकरण, विश्वास आधारित सहयोगी जीवन और बातचीत, ये एक नागरिक समाज संगठन हो गया। ये है क्या, सीएसओ है क्या, ये एक तरह का एनजीओ, ये सब टाइप का समझ सकते हैं। लॉरी डायमंड क्या बोले, ये संगठित सामाजिक क्षेत्र है जहां खुला स्वैच्छिक स्व उत्पादक जो कानूनी आदेश के नियमों से बंधा होता है। नीरज गोपाल, एक भारतीय का भी नाम हमने ऐड कर लिया, बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसमें से भारतीय का नाम, वे सभी स्वैच्छिक संघ और सामाजिक अंतःक्रियाओं से सम्मिलित जो राज्य द्वारा नियंत्रित न हो। ठीक है, उस पर कोई भी स्टेट जो है वो उस पर नियंत्रित नहीं कर सकता। विश्व बैंक ने क्या कहा, ये गैर सरकारी है और गैर लाभकारी संगठनों की एक विशाल श्रृंखला को बताता है जिसकी उपस्थिति जनजीवन में होती है। ठीक है, अब ये अवयव क्या है, तो इसके अवयव मतलब कौन कौन सा पार्ट हो सकता है जो नागरिक समाज संगठन सीएसओ के अंतर्गत आता है, तो सीएसओ के अंतर्गत आता है एनजीओ, नॉन प्रॉफिटेबल एंड प्रॉफिटेबल दोनों, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ग्रुप वगैरह आ सकते हैं, सामूहिक कार्यवाही से जुड़े सामाजिक आंदोलन, धार्मिक नेता, विश्वास आधारित कोई भी समुदाय, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ, सामाजिक उद्यमी, स्थानीय स्तर पर तृणमूल संघ और गतिविधि, सरकारी समिति जो लोकतांत्रिक हो। ठीक है, इसके बाद सीएसओ के क्या लक्षण है, तो गैर राज्य संस्थान ये होना चाहिए, ऐसे संगठन जो परिवार, राज्य, बाजार से बाहर हो, कि भाई हम परिवारवाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाजार से बाहर हो। संगठित समाज में होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए, स्वायत्त निकाय हो, मतलब एक फुल जो बॉडी है वो स्टेबल होना चाहिए, गैर लाभकारी हो और राज्य के साथ नागरिक के संपर्क करने में सक्षम हो। अब भारत में सीएसओ क्या है, तो पहले अवधारणा ये थी कि वैदिक काल से ही ये हमें देने की परंपराएं होती है, कुछ देते हैं लोगों को। ठीक है, हेल्प करते हैं। तो मध्यकाल में स्वैच्छिक संगठन जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत सारे जो है संगठन आए थे मध्यकाल में, बहुत सारे राजा महाराजा के बिना भी ये सब काम होते रहते थे, जिसमें प्रॉपर कोई बड़ा शासन ना हो, वो हमारा सब सीएसओ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 19वीं सेंचुरी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ये सब क्या सीएसओ के अंतर्गत ही आया था। आंदोलन जैसे सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, ये गांधी जी के द्वारा जो है बहुत सारे आंदोलन ले गए। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधी। ठीक है, इसके अलावा जो है, ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत सारा इसमें जो है हस्तक्षेप किया गया है, जैसे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड लाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा इत्यादि लाया गया। 1958 के पंचायती राज के बाद किसान सहकारी और समितियां बहुत सारी बनी, एनजीओ सीओसीओ की बढ़ोतरी हुई और सूचना का अधिकार आरटीआई जो है 2005 में वो लाया गया। तो ये सब जो है ये भारत में सीएसओ में जो सुधार हुए उनके बारे में। अब सीएसओ का वर्गीकरण देखिए, तो गांधीवादी विचारधारा जो है, स्वैच्छिक समूह, ये एक तरह से है। ठीक है, यहाँ पे गांधीवादी जो है वो होना चाहिए, पेशेवर ग्रामीण एजेंसियाँ, मिशनरी संगठन, वामपंथी जो छात्र वगैरह हैं वो राजनीतिक दल से जुड़े हो सकते हैं, दलित महिलाओं से संबंधित आंदोलन, अल्पसंख्यक समूह। ठीक है, मतलब 3 गो जो है वो धर्म से संबंधित है, महिलाओं, ठीक है ना, अल्पसंख्यक समूह और धार्मिक आंदोलन। इसके अलावा राजनीतिक और नागरिक अधिकार समूह, मिशनरी संगठन, पेशेवर। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। टोटल 8 जो है सीएसओ का वर्गीकरण है। अब इसकी भूमिका क्या है, तो नीति का समर्थन कर सकते हैं, गरीबी उन्मूलन कर सकते हैं, सुरक्षा में भूमिका में निभा सकते हैं। इसके लिए एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, कानूनी मदद, आपके पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। पारदर्शिता को बढ़ाता है, आरटीआई 2005 में लोकपाल, और लोकपाल 2013 में आया था, ये पारदर्शिता को बढ़ाया। नागरिकों संसाधनों का संगठन, जैसे घरों, शौचालयों का निर्माण, सुविधाएं देना, ये सब जो है संगठन करता है। विकास में भागीदारी, बच्चों को शिक्षा, हेल्थ केयर, ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा देना, ये सब इसके काम है। सीएसओ की क्या क्या चुनौती है, तो पैसों की कमी है, फंड के लिए कॉर्पोरेट और विदेशों पर निर्भरता है, पेशेवर प्रशिक्षितों की टैलेंट लोग शहर में नहीं जाते हैं, गाँव की तरफ क्यों जाएंगे भाई। ठीक है, और वेतन भी बहुत कम है। जवाबदेही से जुड़े, फंडिंग से जुड़े 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 30 गैर सरकारी संगठनों को क्या जांच करवाया था। ठीक है, यहाँ पे जांच हो गया। और सरकार, सामाजिक नौकरशाही का अहंकारी रवैया और कर्मण्यता, ये सब जो है इसके कारण चुनौती है सीएसओ के। तो ये जो है हमारा
बाकी का जो है ये पार्ट 4 और 5 हो गया है। अब बाकी 1 2 का हम थोड़ी देर में लेके आते हैं। धन्यवाद।